हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन एंड रास एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं बेहतरीन क्लास, जिसमें आप सभी को आज यूनिट 1 का दूसरे दिन हम लोग पढ़ेंगे पुस्तकालय शब्दावली। जी हाँ, ग्लॉसरी में आज हम लोग बेहतरीन कंटेंट को स्टडी करेंगे। ध्यान में रखना है, आप सभी को आज के सेशन में जानना है क्या क्या जानने को मिलेगा। डीडीसी, यूडीसी, AACR, RDA, ISBN, ISSN, ओपेक और ये बहुत सारे जो देख रहे हैं, जो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और पूछा जाता है इसमें क्या, तो आप सभी को इसके बारे में विस्तार से आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज आप लोगों को एप्लीकेशन पर लाइव भी मिल रहा है और डेली आपको शाम में 7 बजे से लाइव क्लास एप्लीकेशन पर मिलता रहेगा। तो ध्यान में रखना है, जल्दी से आप सभी पेड कोर्स का हिस्सा बनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऑफर का लाभ उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेगमेंट, और ये टॉपिक 2 है यूनिट 1 का। तो चलिए इसको ध्यान में रखना है, आपको क्या क्या आज टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। अगर हम संक्षेप में इसकी बात करें तो ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि टॉपिक में आप देखेंगे बाइलिंगुअल कंटेंट है, जहां पर पुस्तक वर्गीकरण की प्रणाली के लिए ध्यान में रखना है। ये जो हमारा यूज होता है ना, वो किसके किसके लिए यूज होता है, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो पुस्तक वर्गीकरण प्रणाली यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर हम लोग वर्गीकरण के लिए यानी उसको अलग अलग पढ़ने के लिए अच्छे से अगर हम यूज करना चाहेंगे तो 2 टर्म आपको ध्यान में रखना है, वह है हमारा डीडीसी और यूडीसी। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग सूचीकरण नियम की बात करें यानी कैटलॉगिंग रूल्स में अगर हम लोगों को पढ़ना होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि AACR और RDA जो है वह कैटलॉगिंग रूल्स के अंतर्गत यानी सूचीकरण नियम के अंतर्गत 2 टर्म आपको पढ़ना है। अगर पुस्तक की अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला टर्म है जिसको बुक आइडेंटिफायर कहते हैं, उसके तहत आपको ISBN पढ़ना होगा। ध्यान में रखना है, कोई जब पुस्तकालय में याद रखना है धारावाहिक प्रकाशनों की पहचान करना हो, सीरियल आइडेंटिफायर के लिए ISSN। ध्यान में रखना है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि पहला तो बुक आइडेंटिफायर और सीरियल एंड आइडेंटिफायर के लिए किसका यूज करते हैं। तो ध्यान में रखना है ISBN जो है वह बुक आइडेंटिफायर है और धारावाहिक जो प्रकाशनों की पहचान होती है उसके लिए यूज होता है ISSN। ध्यान में रखना है, इन सभी के बारे में आज विस्तार से हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। ध्यान में रखना है, पुस्तकों की खोज की प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन में रहेंगे तो आपका ऑप्शन जो है ओपेक जो है उस तरह से आपको टिक करना होगा। जिस तरह से आपसे पूछा जाता है कि यंत्र पठनीय सूचीकरण यानी मशीन रीडेबल फॉर्मेट के लिए आपको मार्क यानी MARC आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से स्वचालित पहचान तकनीकी लाइब्रेरी ऑटोमेटिक या फिर ट्रैकिंग के लिए आपको जो टर्म यूज किया गया है वो है हमारा RFID। इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक संगठन है कौन, तो IFLA। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में अगर हम लोग अब भारतीय की बात करें तो भारतीय डिजिटल सूचना नेटवर्क के रूप में INFLIBNET याद रखना है क्या, तो इसको इनफ्लिब नेट कहा जाता है। पुस्तकालय नेटवर्क के संगठन की बात करेंगे तो आपको डेल नेट और कैलिब नेट पढ़ना है। अगर सामाजिक विज्ञान के दस्तावेज की सेवा के लिए यूज होने वाला अगर टर्म पूछा जाए तो आपको NASDOC को याद रखना होगा। ये सब है क्या, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पुस्तकालय विकास संस्थान की बात करें तो आपको RRLF पढ़ना है। अगर राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की बात करें तो उसमें NDL पढ़ना है। और चयनात्मक सूचना प्रसारण के लिए आपको SDI, से पहले भी हमने आप पर विस्तार से चर्चा किया था SDI के बारे में,
याद रखना है समसामयिक जानकारी के लिए यानी करंट अवेयरनेस के लिए आपको यूज बहुत कुछ टर्म आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे साथ ऐप पर लाइव आ चुके हैं तो ये आज टाइम से पहले हम सक्सेसफुली ट्रायल ले रहे हैं, यह एप्लीकेशन पर लाइव क्लास आप सभी को मिल रहा है। अगर किसी भी तरह की असुविधा हो रही है तो आप हमें जरूर बताएंगे। हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं, आपको टाइम पे डेली 7 बजे लाइव इसी तरह से मिल जाएगा। आप हमारे साथ ऐप पर भी लाइव आएंगे। बस आज सक्सेसफुली हम ये ट्रायल ले रहे हैं, तो ध्यान में रखना है। अब हम लोग पहला टर्म जो आपको पहले भी हमने पढ़ा दिया है वह है डीडीसी, यानी आपको जानते हैं आप इसके बारे में क्या है, तो ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये ड्यूबे ने इसका प्रतिपादन किया है इस वर्गीकरण प्रणाली में, जिसे मेलविन ड्यूबे ने, याद रखना है, इसका प्रतिपादन किया है। कब, तो ये भी पूछा जाता है 1876 ईस्वी में इसका डेवलपमेंट किया है। ध्यान में रखना है यह क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है, ध्यान में रखना है, जिसको ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। यह पुस्तकालय में पुस्तकों और दस्तावेजों को यानी बुक्स और किसी भी रिसोर्स को याद रखना है। यह ध्यान में रखना है कि 0 से 999 तक के नंबरों में उसे वर्गीकृत कहते हैं। जैसे कि आपको 100 कोडिंग दे दिया और कह दिया कि ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट के लिए 100 कोडिंग है, तो याद रखना है फिलॉसफी के बुक के लिए 100 कोडिंग, सभी फिलॉसफी के बुक के लिए यह आजमाया जाएगा। अगर 500 की कोडिंग साइंस के पुस्तक के लिए है तो साइंस को आपको ध्यान में रखना है कि साइंस के लिए 500 आपको कोड है, तो ये किसमें कहलाएगा, ये डीडीसी यानी ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन में। यह कंटेंट हिंदी में है और आपको इसका पीडीएफ जब मिलेगा तो यह बाइलिंगुअल मिलेगा। ध्यान में रखना है, धीरे धीरे हम आपके अनुसार इस कंटेंट को अरेंज कर लेंगे, आप निश्चिंत रहें। ध्यान में रखना है, और उसके जिस तरह से लिटरेचर के लिए 800 है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि 0 से 999 तक का यह नंबर का यूज होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीडीसी यानी ड्यूबे डेसिमल क्लासिफिकेशन में, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इस सिस्टम का उद्देश्य क्या है, तो याद रखना है विषयानुसार पुस्तकों को यानी सब्जेक्ट वाइज अगर क्लासिफिकेशन चाहते हैं, जैसे कि यह फिलॉसफी एक हमारा सब्जेक्ट है, साइंस हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाइज पुस्तकों का क्रमबद्ध तरीके से संगठित रूप से इसको सुव्यवस्थित करने का एक सुविधा है डीडीसी। आपका अनुरोध हमने एक्सेप्ट कर लिया है। याद रखना है कि आपको ये जो है बाइलिंगुअल पूरी तरह से मिलेगा अगले कंटेंट में। ये हमारा आपके रिक्वेस्ट से पहले ही क्लास अरेंज ये पीडीएफ बन चुका था, ध्यान में रखना है, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद ध्यान में रखना है 0 से 999 तक ड्यूबे डेसिमल, और यहाँ पर उसी के क्रम में आपको यूडीसी जानना है, जिसको यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ध्यान में रखना है यह सार्वभौमिक दशमिक वर्गीकरण है, शुद्ध हिंदी इस तरह से होता है, इसको हम लोग यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। यह डीडीसी का एक विस्तृत और संशोधित रूप है। ध्यान में रखना है डीडीसी में सिंपली नंबर होते हैं 1 से लेकर 999 तक, लेकिन अगर हम यूडीसी की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह के साइन होते हैं, जैसे कि हैशटैग का यूज किया जाता है, कॉलन का यूज किया जाता है, @ का यूज किया जाता है, और स्टार के साथ साथ प्लस माइनस अल्फाबेट्स का भी यूज किया जाता है। यह है यूडीसी। यह भी उसी तरह से है जिस तरह से डीडीसी है, लेकिन मुख्य अंतर इसमें क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह एक विस्तृत है क्योंकि इसमें यूनिवर्सल लगा हुआ है, और वह सीमित है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ डेसिमल और नंबर पर वो आधारित है। दोनों में मुख्य अंतर। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है 20वीं सदी के शुरुआत में विकसित किया गया था, ध्यान में रखना है, और इसे विकसित किया है पॉल एटलेट ने और हेनरी ला फॉन्टाइन ने। ध्यान में रखना है ये दो नाम जिन्होंने इसका डेवलपमेंट किया है, बिल्कुल याद रखना है। और यह प्रणाली जो है वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी को
पूरी तरह से वर्गीकृत करके और भी अधिक इसको क्या करता है, यूजर फ्रेंडली बनाता है और आपको इसमें बहुत सारी सुविधाएं समझ में आता है, जो कि वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को क्या करता है, तो यह और भी यूजर फ्रेंडली बनाता है, सरल बनाता है, ध्यान में रखना है। यानी जटिल विषयों के संयोजनों और उसके उपवर्गों के माध्यम से वर्गीकृत करना इस यूडीसी का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसे आप देख सकते हैं यूडीसी और डीडीसी के डिफरेंस के रूप में। तो बिल्कुल आपको यह समझ में आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, स्वाति कुमारी मैम आपसे बात हुई है, आप ही के लिए हमने ये रिप्लाई दिया कि ये पूरी तरह से बाइलिंगुअल अगले कंटेंट में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा और इसे आपके सुविधा अनुसार बाइलिंगुअल कर दिया जाएगा। ये हमारा कंटेंट आपके डिमांड से पहले ही बन के तैयार था, इसीलिए आज ये क्लास ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। उसके बाद आपके अनुसार निश्चित तौर पर क्लासें हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है। चलिए तीसरे नंबर पर हम लोग AACR के बारे में जानते हैं। जो भी आपको एब्रिविएशन भी पूछा जाता है और उसमें आपको ध्यान में रखना है AARC की, अगर हम CR की बात करें तो उसमें A का पहले A का अर्थ क्या होता है, दूसरे A का क्या अर्थ होता है, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखना है AACR दैट मीन्स एंग्लो, दूसरे A का मतलब अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स। ध्यान में रखना है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, R का मतलब रीडर नहीं रूल्स है, इस बात को आप तथ्यों को अच्छे से जानेंगे। पहले एंग्लो दूसरा अमेरिकन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। AACR में एंग्लो अमेरिकन सूचीकरण नियम के तहत यह पुस्तकालय की सामग्री को सूचीकरण यानी कैटलॉगिंग के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है कैटलॉग क्या होता है, आप सभी जानते हैं कैटलॉग दैट मीन्स क्या, तो एक आपको एक प्रारूप मिलता है शुरू में। जैसे आप लाइब्रेरी गए, पुस्तकालय अध्यक्ष कहते हैं कि आपको फिलॉसफी की क्लास अगर मतलब बुक चाहिए तो आपको दिखाएगा, देखिए फिलॉसफी की बुक हमारे पास इस तरह से है, उसमें आपको शॉर्ट में पैराग्राफ मिलेगा जिसके बारे में आप उस पुस्तक के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा, आप उसे पढ़ेंगे और उसके अनुसार आप उस बुक को वहां से जाके शेप से जाके ओपन एक्सेस के माध्यम से, ओपन एक्सेस आपको हम पढ़ा चुके हैं जहां पर हम लोगों को किसी से पूछने की दरकार नहीं हो, आप कैटलॉग को देखे और आसानी से आप वहां तक पहुंच गए। बस यही है कैटलॉगिंग सिस्टम में AACR, यानी यह है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। इसका उपयोग में लाए जाने वाला मानक नियमों का यह समूह है। इसका उपयोग मार्क रिकॉर्ड बनाने और ओपेक प्रणाली में प्रविष्टि को जोड़ने के लिए किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। मार्क रिकॉर्ड क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा तुरंत कर रहे हैं। ओपेक प्रणाली के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, आज के कक्षा में पुनः हम लोग देखेंगे। ध्यान में रखना है, अगर AACR की बात करें तो AACR फर्स्ट और सेकंड यह कब आया था, AACR फर्स्ट जो है वह 1967 में यानी 1967 में, और AACR 2 जो है वह 1978 में आया था। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में इसे RDA यानी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यानी ये याद रखना है, यह बहुत बहुत पुराना है, याद रखना 1967 यानी 1967 और 1978 में ये यूज होता था, और इसी के जगह पर आपको RDA यानी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस से इसको प्रतिस्थापित किया गया है। यानी वर्तमान में आपको क्या, तो AACR के बदले RDA का यूज किया जाता है। यह भी आपके जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको AACR और AACR 1-2 को किससे आपको प्रतिस्थापित किया गया है वर्तमान में, तो ध्यान में रखना है RDA आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अभी आपको 30 MCQs भी पूछेंगे, उस समय आपको समझ में आएगा कि थ्योरी हमारा कितना महत्वपूर्ण था। ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है हमारा टर्म, वो है ISBN। क्या है, ध्यान में रखना है, ISBN दैट मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड
बी से बुक हो जाएगा और एन से नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर यानी अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या की बात हम लोग अब करेंगे। ध्यान में रखना है यह क्या है, तो ISBN एक द्वितीय पहचान संख्या है। और द्वितीय मतलब क्या हो गया, एक यूनिक नंबर दिया जाता है किसी भी पुस्तक को, उसको हम लोग ISBN के तहत देखते हैं। ISBN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है और यह कोडिंग किया जाता है लाइब्रेरी में पुस्तकों को। ध्यान में रखना है जो किसी पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचानने के लिए प्रदान किया जाता है। प्रारंभ में 10 अंक होते हैं और अब वो 13 अंक उसमें और इंक्लूड कर दिया गया है। ध्यान में रखना है प्रारंभ में जब पुस्तकों की संख्या पहले लिमिटेड था तो ध्यान में रखना है कि उसमें 10 अंक हुआ करते थे, अब उसी को वेरी करके क्या तो अंत में आपको इस तरह से कुछ यहाँ पर शब्दों को जोड़ा जाएगा और अब ये 13 अंक का इस तरह से आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि 9789350009 ये कोडिंग होता था जो किसी विषय के साथ साथ उस पुस्तक के संख्या को इंगित करता था। ध्यान में रखना है उद्देश्य क्या है, तो बस वैश्विक स्तर पर पुस्तकों को पहचानने और उसके वितरण की सुविधा के लिए ISBN का यूज किया जाता है। ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा ISBN के बाद ISSN भी आपको ध्यान में रखना है। जहां पर ISBN में बुक नंबर होता था, ध्यान में रखना है उस बुक के बदले अब यहाँ पर सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है, धारावाहिक संख्या। सीरियल नंबर मतलब समझ में आ रहा है, क्रम संख्या। ध्यान में रखना है आपको यहाँ पर क्रम संख्या होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है। यह भी एक यूनिक होता है और द्वितीय मतलब यूनिक होता है और इसमें 8 अंकों की संख्या होती है। ध्यान में रखना है हमारा ISBN में अंकों की संख्या 10 और अब ये 13 हो चुका है, परंतु जब आप ISSN बात करेंगे तो इसमें संख्या 8 होगा। निश्चित तौर पर आपको याद रखना होगा, आप कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ध्यान में रखना है जो पत्रिकाओं, जर्नल्स और न्यूज़लेटर्स के साथ साथ कोई भी जो सीरियल यानी क्रम में प्रकाशन होते हैं उसके निर्धारण के लिए यूज किया जाता है और उसको लिखने का तरीका आप देख सकते हैं, ISSN 12 34 56 78 इस तरह से नंबर आपको दिए जाते हैं। यह क्या है, यह भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक को सीरियल नंबर से अरेंज करने के लिए ध्यान में रखना है। किसी भी क्रम की विशिष्ट पहचान और उसके प्रबंधन के लिए इसका यूज किया जाता है, ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है हमारा ओपेक। याद रखना है ओपेक में OPAC यानी O से ऑनलाइन, P से पब्लिक, A से एक्सेस और C से याद रखना है। C से क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूजन हो सकता है, आपको कैटालॉगिंग भी हो सकता है और क्या तो आपको C से क्लासिफिकेशन P। तो याद रखना है ओपेक में C का अर्थ है कैटालॉग। ध्यान में रखना है आपको C का अर्थ होता है कैटालॉग, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ऑनलाइन सार्वजनिक यानी पब्लिक, अभिगम सूची याद रखना है। अब देखिए शुद्ध हिंदी बहुत ही ज्यादा, एक्सेस मतलब होता है पहुंच, यानी आपको ऑनलाइन तरीके से जब बुक को सर्च करना और बुक तक ओपन एक्सेस के लिए पहुंचना होता है तो हम लोगों को ओपेक का यूज करना होता है। ध्यान में रखना है यह क्या है, यह एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि पुस्तकालय के संग्रह को ब्राउज करने की सुविधा प्रदान करता है, सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान में रखना है उपयोगकर्ता यहाँ पर विषय, किसी भी लेखक, शीर्षक आदि के आधार पर पुस्तकों को खोज सकता है। जैसे आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, फिजिक्स टाइपिंग कर लीजिए। याद रखना है अगर आपको किसी लेखक के बारे में, तो जैसे चेतन भगत हम सर्च करेंगे हमें मिल जाएगा लाइब्रेरी, तो डिजिटली इसका यूज होता है। ध्यान में रखना है पाठकों को पुस्तकालय की सामग्री कैसे, तो डिजिटल रूप में पहुंच उसका विस्तृत हो, विस्तार हो, इसके लिए यूज किया जाता है ओपेक का, आपको निश्चित तौर पर याद रखना है।
अगला ध्यान में रखिएगा, अगला है मार्क। मार्क दैट मीन्स मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। याद रखना है यह यूज होता है किसी भी कैटलॉग के लिए रीड करने में, उसको एक्सेस करने में। याद रखना है यह एक मशीन है जो कि सूचीकरण को पठनीय यानी उसको रीड करता है। पुस्तकालय की सूचीकरण का एक ऐसा फॉर्मेट जिसे कंप्यूटर पढ़े और उसको संसाधित करे यानी डाटा को कैप्चर करे। आप देखे भी होंगे मार्क कैरेक्टर रीडर, एक आप देखते हैं ना जिस तरह से फ्लिपकार्ट में इस तरह से करते हैं, उसका क्यूआर कोड चला जाता है। मॉल सब में हम लोग देखते हैं ऐसे क्या, तो वो जो जैसे दवाई है या फिर कोई भी ग्रोसरी है या कुछ भी है उसका वहां नाम चला गया। ये क्या है, तो यह है स्टोर करने के लिए और बुक के कैटलॉगिंग की ये सुविधा। यानी हम लोग नंबरिंग करने के लिए मार्क का यूज करते हैं, जहां पर एम से मशीन होता है, MA का यूज, और R से रीडेबल के साथ C यहाँ पर कैटलॉगिंग की सुविधा देता है। ध्यान में आप सभी को रखना है। अगर हम लोग RFID की बात करें तो याद रखना है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से काम करता है, और रेडियो R से हो जाएगा, F से फ्रीक्वेंसी, और ID मतलब आइडेंटिफिकेशन, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी की पहचान के माध्यम से इस तकनीकी का यूज करते हुए पुस्तकालयों में पुस्तकों को ट्रैकिंग किया जाता है, उसको सुरक्षित यानी सेव किया जाता है, और कोई भी स्वतः चालित चेक इन और चेक आउट, यानी आपको यह ध्यान में रखना है कि पुस्तकालय में कोई पुस्तक है या नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, इसको निर्धारित करने के लिए आपको RFID का यूज किया जाता है। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी और ID से आइडेंटिफिकेशन। ध्यान में रखना है रेडियो फ्रीक्वेंसी की पहचान से संबंधित ये टेक्निक है, जो कि क्या है, तो वह तेज सर्कुलेशन और चोरी से किसी चीज को सुरक्षा के साथ साथ इन्वेंटरी का मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए यूज किया जाता है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, तो IFLA क्या हो जाएगा, याद रखना है IFLA जो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। I से हो जाएगा इंटरनेशनल, F से फेडरेशन, L से ऑफ लाइब्रेरी, और A से हो जाएगा एसोसिएशन और इंस्टीट्यूट। याद रखना इंस्टीट्यूशन यानी पुस्तकालय संघ और संस्थानों का एक अंतरराष्ट्रीय महासंघ IFLA है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। यह क्या है, तो याद रखना है एक संघ है, संस्था है IFLA। ध्यान में रखना है यह एक वैश्विक संस्था है जो पुस्तकालयों और सूचना सेवा को उन्नति और उसके वैश्विक सहयोग के लिए कार्य करती है। ध्यान में रखना है इसकी स्थापना, अब जब यह एक संगठन के रूप में है तो इसकी स्थापना आप सभी को पढ़ना होता है। तो ध्यान में रखना है इसकी स्थापना जो है वह 1927 ईस्वी में हुआ है, और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है द हेग हो जाएगा। कहाँ है, तो नीदरलैंड में है। बिल्कुल आपको ये समझ में आ रहा होगा। उद्देश्य क्या है, तो विश्व भर के पुस्तकालय की प्रतिनिधित्व और उसके नीति निर्धारण में हेल्प करना, याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या, याद रखना है इन फ्लिप नेट। याद रखना है इन फ्लिप नेट जो है, इन से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, और ये देखिए INF से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, और लिब से हो जाएगा लाइब्रेरी, और नेट से हो जाएगा नेटवर्क। आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हर एक लेटर का नहीं बल्कि आपको यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है। INF से इंफॉर्मेशन, LIB से लाइब्रेरी, और NE से नेटवर्क, यानी आपको इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क यानी सूचना और पुस्तकालय का नेटवर्क। यह क्या है, तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए यह भारत सरकार का एक क्या है, तो याद रखना है प्रोजेक्ट है। क्या है, संस्था नहीं है, यह भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है, जिसमें ध्यान में रखना है कि UGC द्वारा इसे संचालित किया जाता है। किसको, तो
याद रखना है INFLIBNET, याद रखना है इनफ्लिबनेट, आपको ध्यान में रखना है। यह क्या है? एक प्रोजेक्ट है जो यूजीसी के द्वारा चलाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ना, इसकी सेवाएं ध्यान में रखना है। आपको बताया गया था, याद रखना है, शोध क्या है ये? शोध गंगा और शोध शुद्धि सुविधा, इसके साथ शोध सिंधु, ये याद रखना है। यह क्या है? बहुत सारा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर बताया गया है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यह कहाँ से ध्यान में रखना है? यह स्थान कहाँ से संचालित होता है? यह गांधीनगर गुजरात में स्थित है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला, जिस तरह से आपने इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ा, यहाँ पर आपको डेल नेट भी पढ़ना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर डेल नेट यानी डेवलपिंग, एल से यहाँ लाइब्रेरी और नेट से नेटवर्क यानी पुस्तकालय नेटवर्क के विकास के लिए आपको डेल नेट याद रखना है। यह क्या है? तो यह नेट यानी नेटवर्किंग का संगठन है जो भारत में विभिन्न पुस्तकालयों और संसाधनों के आदान प्रदान के और इसमें सहयोग के लिए देखा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इसकी प्रमुख सेवाएं या किस तरह से वर्क करता है? तो इसके द्वारा यूनियन कैटलॉग, डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी और इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए यह काम करता है हमारा डेलनेट। डेलनेट क्या है? एक संगठन है, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है। और ये संगठन है तो इसका मुख्यालय भी होगा। मुख्यालय कहाँ है? तो आपको ध्यान में रखना है नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कैलिब नेट, बिल्कुल ध्यान में रखना है। कैलिब मतलब ये हो गया कलकत्ता, याद रखना है, ये हो जाएगा हमारा कोलकाता, और लिब से हो जाएगा लाइब्रेरी और नेट से हो जाएगा नेटवर्क, यानी कोलकाता पुस्तकालय के लिए नेटवर्क है। यह पूर्वी भारत में स्थित पुस्तकालयों को जोड़ने और उसको एक साथ उसका संचालन के लिए काम करता है हमारा कैलिब नेट, ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय डिजिटल संसाधनों को एक दूसरे से साझा करना, और इसका प्रारंभ यानी इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना है 1986 ईस्वी में। आपसे जो भी इंफॉर्मेशन बनता है हमने आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहा है, इसे आप एकदम सीरियस लेंगे। आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आज इसमें हम आपसे भी 30 क्वेश्चन पूछेंगे और वो एमसीक्यूज होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है। याद रखना है अगला क्या है? तो नेस्डॉक, आपको ध्यान में रखना है। नेस्डॉक क्या हो गया? याद रखना है नेशनल, नेस से ध्यान में रखना है, NA से नेशनल और S जो है उससे सोशल और दूसरा S से साइंस और डॉक मतलब डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ध्यान में रखना है। DO से आपको डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और C से सेंटर आपको ध्यान में रखना है। यानी आपको ध्यान में यह रखना है कि राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र के रूप में हम लोग नेस्डॉक को अच्छे से जानते हैं, सभी जानते होंगे। याद रखना है यह ICSSR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के अंतर्गत आता है और यह सामाजिक विज्ञान के सभी शोधकर्ता के लिए एक प्रमुख स्रोत केंद्र है, ध्यान में रखना है। यह क्या करता है? तो दस्तावेज की आपूर्ति के साथ साथ ग्रंथ की सूची और डेटाबेस का निर्माण करता है, और इसका स्थान जो है यानी मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद आप एक नाम और जानेंगे जो कि RRLF के नाम से जाना जाता है। RRR में राजा राम मोहन राय, ये हो गया तीनों, R का मतलब L और F से हो जाएगा लाइब्रेरी, यानी राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन। यह भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जो कि सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास और उसे आर्थिक सहयोग देने का कार्य करती है, ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना जो है 1972 ईस्वी में, और यह पुस्तकालय आंदोलन को
प्रोत्साहित किया गया था, जिस समय सामाजिक रूप से आंदोलन चल रहा था। उसी समय 1972 ईस्वी यानी 1972 हाल फिलहाल में सामाजिक सुधार के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान में रखना है। उसके बाद NDL यानी इस पर भी हमने चर्चा कर लिया है। यह है हमारा एन से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। यह NDL जो है भारत सरकार का एक डिजिटल पहल है जो शिक्षण सामग्री को एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। और यह क्या याद रखना है, इसका संचालन बहुत ही फेमस IIT खड़गपुर के द्वारा किया जाता है। इसमें 3 करोड़ से भी अधिक डिजिटल सामग्री कंटेंट उपलब्ध है। उसके बाद आता है हमारा SDI का नंबर। याद रखना है SDI हमने आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में भी यानी क्वेश्चन आंसर के सेशन में भी SDI को अच्छे से देखा है। सेलेक्टिव डिसमिनेशन इंफॉर्मेशन, ध्यान में रखना है, चयनात्मक सूचना का प्रसारण। यह एक सूचना सेवा है जो कि उपयोगकर्ता को उनके रुचि और आवश्यकता के अनुसार सूचना को नियमित रूप से वो भेजते रहता है इंप्रेशन के माध्यम से। और यह क्या है, ध्यान में रखना है, जैसे कि शोधकर्ता को नए शोध पत्र को ईमेल के माध्यम से डिजिटली उनके पास पहुंचाने का काम SDL यानी सिंपल सा बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन और ऑफ इंफॉर्मेशन, ध्यान में रखना है SDI का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसी के साथ आपको CAS भी पढ़ना है, करेंट अवेयरनेस की सर्विसेज। जिनको समसामयिक जानकारी सेवा चाहिए उनके लिए भी आपको ध्यान में रखना है। यह नवीनतम घटनाओं, प्रकाशनों और दस्तावेजों की जानकारी प्रदान करता है और उपयोग पाठकों को अद्यतन बनाए रखने का यानी अपडेट करने का काम करता है CAS। तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये 15-16 टॉपिक को पढ़ लिए होंगे। यह हमारा पुस्तकालय ग्रोसरी यानी शब्दावली में आप आज फुल फॉर्म की कक्षा देख रहे थे। आपको इससे संबंधित और भी शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से अच्छे से मिलेगा विस्तार से। यह एक लेवल 1 है। आप पहले देखिए कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे जानकारी के अनुसार आपका क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, यह भी आप एक बार जान लीजिए। उसके बाद इसका लेवल और भी बढ़ाएंगे, आप कमेंट हमें कर दीजिएगा। याद रखना है, सबसे पहले हमने कहा RRLF यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ध्यान में रखना है इसकी स्थापना अभी जस्ट बताए कब, तो ध्यान में रखना है 1972 ईस्वी। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से पूछा जाता है, देखिए DDC का आविष्कार किसने किया था, तो DDC में आप सभी जानते हैं मेलविल ड्यूबी। ध्यान में रखना है, याद रखना है, सभी को ये याद भी हो गया होगा क्योंकि कई बार रिपीट हो गया। पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, देखिए जब पुस्तकालय विज्ञान की जनक पूछा जाए तो ऑप्शन में अगर भारतीय है तो SR रंगनाथन, अगर भारतीय के साथ अगर मेलविल ड्यूबे का नाम हो तो आपको पहले वही टिक करना है, अगर उसमें भारतीय ना लिखा हो तो। चलिए इनफिलिप नेट किसके अंतर्गत आता है, तो हमने अभी आपको जस्ट बताया। आपको एकदम एक एक बात जब हम थ्योरी के बाद MCQs कराते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, आपको याद हो जाता है। UGC के द्वारा चलाया जाता है। एवरी बुक ऑफ इट्स रीडर किस नियम का हिस्सा है, तो ध्यान में रखना है यह है 3rd नियम। हमने बताया था 3 शब्द के याद रखना है मायने, आज के ही क्लास में हमने बताया था, याद रखना है। AACR का पूर्ण रूप क्या होता है, देखिए यहाँ पर बाइलिंगुअल आ चुका है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको इंतजार करना है। हम भी दिन रात अपग्रेड कर रहे हैं अपने कंटेंट को। आपने कहा कि सर बाइलिंगुअल होना चाहिए, हमने बाइलिंगुअल ऑब्जेक्टिव कर दिया है, थोड़ा सा वक्त चाहिए हमें पूरा कंटेंट को बाइलिंगुअल करने में। AACR का फुल फॉर्म आपको हमने बताया, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ये हिंदी में भी दिया हुआ है। तो
तो इंग्लिश में तो और हमको आसान होता है, आपको निश्चिंत रहना है। ISBN का उपयोग किसके लिए होता है, जल्दी से बताइएगा। ISBN आपको एकदम अच्छे तरीके से बताए, यह पुस्तकों के लिए होता है। इसको सीरियल नंबर बुक नंबरिंग करने का यह एक सिस्टम है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। हमारे साथ एप्लीकेशन पर जो भी क्लास कर रहे हैं कृपया कमेंट करते चलिए, आपका अटेंडेंस भी हमें मिलता रहेगा, इसीलिए आप कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स इनेबल है, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारे साथ इतने सारे लाइव जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट भी करिए, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संचालन कौन करता है, आप सभी जानते हैं। यह राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसको NDL कहा जाता है, इसका संचालन कौन करता है, अभी जस्ट बताए IIT खड़गपुर, आपको ध्यान में रखना है, अभी थ्योरी में भी बताए। दिल्ली नेट का मुख्यालय सभी जानते हैं, अभी जस्ट बता दिए हैं, दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, तो सिंपल सी बात है, किसी भी दस्तावेज को व्यवस्थित करना, डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट ही पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य है, ध्यान में रखना है। अगला है हमारा मार्क का पूरा नाम, याद रखना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मार्क, तो सभी को पता चल गया है क्या होगा, ध्यान में रखना है। M से मशीन, MA से, और R से रीडेबल, और C से कैटलॉगिंग यानी मशीन। A नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा नियम पाठक के समय को बचाता है, समय आपको 4 बजे भोर में उठने से समय बचेगा, तो चौथा नियम ध्यान में रखना है। कॉलन वर्गीकरण प्रणाली किसने विकसित किया, जल्दी से बताइएगा। तो कॉलन जो है सुबह भी ये चला था हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज में, रंगनाथन साहब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओपेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सही बात है, किसके लिए, तो याद रखना है ऑनलाइन कैटलॉगिंग को सर्च करने के लिए। C नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, को नहीं जानत, दिल्ली नहीं लगा दीजिएगा, कोलकाता होगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय याद रखना है कोलकाता है। कौन सी संस्था भारत में पुस्तकों को ISBN याद रखना है इस नंबर को जारी करता है, तो आपको पता चल गया है, यह शिक्षा मंत्रालय। देखिए, जो क्वेश्चन थ्योरी में छूट गया है वो यहाँ पर आपका हो जा रहा है, बिल्कुल सही तरीके से ध्यान में रखना है। SR रंगनाथन का कौन सा नियम बच्चों को पुस्तक पढ़ने हेतु प्रेरित करता है, तो ध्यान में रखना है, पहला ही नियम है, बुक आर फॉर यूज, यानी बुक का उपयोग होना चाहिए। भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय किसने स्थापित किया, तो याद रखना है, गवर्नर का नाम आपसे यहाँ दिया गया है, वारेन हेस्टिंग ने, ध्यान में रखना है, इन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किया था, वारेन हेस्टिंग ने। कॉलन सिस्टम में कितनी मुख्य श्रेणियां यानी मेन क्लासेज होते हैं, तो आपको अभी जस्ट हमने बताया, कितना बताया और नहीं बताया तो याद कर लीजिए, 9 होता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, INSI किस क्षेत्र में संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है, यह एटॉमिक ऊर्जा। अब ये देखिए, ये भी टर्म आएगा तो अगले सीरीज में हम लोग इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे, ध्यान में रखना है। ग्रंथालय शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रंथालय इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो आपको ध्यान में रखना है, ये तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। यूनेस्को ने किस वर्ष पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया था, चूंकि आपको पता है कि लाइब्रेरी से संबंधित जो भी आकलन करना हो, रैंकिंग करना हो, कोई भी नियम या गाइडलाइंस जारी करना हो, इसका भार किसको है, यूनेस्को का है। और ध्यान में रखना है, यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया था, और वो ईस्वी ध्यान में रखना है 1953 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय की आत्मा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से हम आज ही के सुबह के सेशन में कराए थे। पुस्तकालय की आत्मा किसको कहा जाता है, ध्यान में रखना है, इसको रीडिंग रूम के लिए याद रखना है, किसको, तो रीडिंग रूम। अब यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है, तो स्टाफ को नहीं कहेंगे, भवन को नहीं कहेंगे, फर्नीचर को नहीं, बल्कि कलेक्शन को कहेंगे,
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे और अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए आंसर को जवाब में बदल देंगे। ठीक है, ध्यान, कौन सा पुस्तकालय केवल अनुसंधान और संदर्भ हेतु उपयोग किया जाता है? Which types of library used for research and reference only? तो ध्यान में रखना है आपको, यही तो था जो कि कल के क्लास में हमने टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी यूनिट 1 डे 1 का क्लास करवाए थे, ध्यान में रखना है। सत्यम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लास पर। बिल्कुल, आपको आज थोड़ा सा ये ट्रायल है, इसीलिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। आपको हम ये देख रहे थे कि हमारा स्मूथली लाइव चल रहा है, नहीं, इसीलिए आज लाइव का क्लास 6 बजे ही हमने यहाँ पर ट्रायल के रूप में लिया, ताकि आपका टाइम पर क्लास शुरू हो सके। तो एकदम निश्चित तौर पर आपको एप्लीकेशन पर 7 बजे के मतलब 7 बजे क्लास मिल जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान में 5 नियम आपको किसने दिया है? SR रंगनाथन ने दिया है, ध्यान में रखना है। आपको नेस्डॉक किस संस्था से जुड़ा हुआ है? आपको हमने बता दिया ICSSR, याद रखना है, इससे संबंधित है हमारा नेस्डॉक, बिल्कुल ध्यान में रखना है। कोहा, अब ये सब टर्म ग्लोसरी के पार्ट 2 में हम लोग निश्चित तौर पर पढ़ेंगे, याद रखना है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि पोल्स दीजिए सर। बिल्कुल आपको पोल मिलेगा, है ना, बस कुछ देर इंतजार कर लीजिए, है ना, धीरे धीरे हमारा भी मैनेजमेंट स्ट्रांग हो रहा है। तो कोहा क्या है आपको ये याद रखना है, यह ओपन सोर्स का क्या है? एक ILS सॉफ्टवेयर है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय का नेतृत्व करता है? अभी आपको हम जस्ट बताए, क्या हो जाएगा? यूनेस्को तो इसके मानदंड को तैयार करता है, और आपको IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, यह संस्था क्या करता है? नेतृत्व करता है सभी लाइब्रेरी का, ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय बिलियोग्राफी कौन प्रकाशित करता है? याद रखना है, बिलियोग्राफी जो है वह नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता जो है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो भी टर्म आज आए हैं उसको हम लोग कल की क्लास में व्याख्या करेंगे, जैसे LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री? तो ध्यान में रखना है, यह USA के द्वारा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। 30 का सी, बहुत ही अच्छा सभी जवाब दे रहे हैं। आपको डेली एप्लीकेशन पर 7 बजे क्लास मिलेगा, बैक टू बैक। तो अभी आपको जो सुबह YouTube पर क्लास हुआ है उसका प्रसारण आपको अभी एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये क्लास भी हो गया है, आप इसे एप्लीकेशन पर देख लीजिए, है ना, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। ऑफर में ये चल रहा है, अपने साथियों को बताएं और ऑफर का लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। पानी